हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि होने वाला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, राइट। जो कि बेसिकली आता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट ऑलरेडी हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट पढ़ेंगे जो होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखेंगे चार्ज मूव करता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये किस ब्रांच के अंदर, ये जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं किस ब्रांच में कंसीडर किया जाता है, तो वो होता है हमारा मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप्ड होता है उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। समझ में आया कि जब कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में या किसी कंडक्टर में, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसकी स्टडी और उसके रिलेटेड जो भी फिनोमेना होंगे उनकी स्टडी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जो चार्ज के चारों तरफ या किसी इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई चार्ज है उसके चारों तरफ का, जैसे रीजन हमने वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। उसको हम कहते हैं, इसके चारों तरफ का जो रीजन बनेगा हमारा उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ का वो रीजन, यानी इट मींस जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से। तो यहाँ तो हो गया बेसिकली छोटा सा इंट्रो इस चैप्टर का। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हमें पता लगा, तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले समझाया था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले ये पहले साइंटिस्ट था जिन्होंने 1828 में इस चीज को एक्सप्लेन किया था। इट मींस इन्होंने पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने रिलेशन दिया इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अभी तक हम पीछे जो पढ़ रहे थे इससे पहले चैप्टर सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक करंट के पास और क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें से एक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट ये थे। तो ये हमने 4 डायग्राम बनाए हैं। तो पहले हम फर्स्ट डायग्राम से बात स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक्स वाई ये एक कंडक्टर है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, राइट। अब फर्स्ट केस क्या है कि ये वायर है, ऊपर है, ये कंडक्टर है सपोज, और इसके नीचे रखा है हमने मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इसके नीचे रखा हमने मैग्नेटिक नीडल। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो कराया आई, जैसे ही स्विच ऑन किया है सर्किट को कंप्लीट करें, करंट फ्लो हुआ, तो ये जो हमारा क्या है, अभी देखें ये जा रहा है यहाँ पे साउथ और ये है नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो इस डायरेक्शन में अगर बात करें हम, तो यहाँ होगा अपना ईस्ट और यहाँ होगा अपना वेस्ट। यानी जब साउथ से नॉर्थ करंट जाएगा और कंडक्टर नीडल के नीचे है, तो जो ये हमारा जो नीडल है वो देखिए यहाँ पे वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। क्लियर। सेम इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर डायरेक्शन हम नॉर्थ से अब क्या कर दें, करंट की साउथ कर देते हैं, सिचुएशन वही है, कंडक्टर ऊपर है नीडल नीचे, नॉर्थ से साउथ कर देते हैं तो जो टर्न होने की जो डायरेक्शन होगी वो इस बार ईस्ट की तरफ हो जाएगी, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है। सिर्फ ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने क्या करा, अब क्या करा, अब मैग्नेटिक नीडल को ऊपर रख दिया, नीचे रखा तो इससे ठीक है ये टर्न हुआ। अब उसको मैग्नेटिक नीडल को रखा वायर के ऊपर, वायर के ऊपर रखा, करंट को फिर साउथ से जब नॉर्थ किया तो फिनोमिना जो है इसका रिवर्स हो गया। इट मींस इस बार ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न कर गया। सेम अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट आ रहा है हमारा नॉर्थ से साउथ, राइट।
फिर ये वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर मैग्नेटिक नीडल कंडक्टर के नीचे या ऊपर रखने पर क्या हो रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इट मींस उस कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस चीज को सबसे पहले इन्होंने ही डिटेक्ट किया था और उसको एक्सप्लेन किया था, राइट। इट मींस जब करंट की डायरेक्शन देखिए साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ, राइट, साउथ से नॉर्थ है, और कंडक्टर कैसा है हमारा, अबव, अबव द नीडल। तो हमारी जो नीडल है वो वेस्ट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रही है या टर्न कर रही है। तो इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं स्नो से, साउथ से नॉर्थ करंट की डायरेक्शन, नीडल सॉरी कंडक्टर जो हो गया वो अबव द नीडल हो गया, तो वो टर्न किस डायरेक्शन में हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए या समझने के लिए एक रूल बनाया, इसी की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम स्विमिंग रूल या एम्पेयर स्विमिंग रूल, ठीक है। अब एम्पेयर स्विमिंग रूल कैसे होगा, तो मान लेते हैं ये कंडक्टर है अपना, है ना, ये कंडक्टर में करंट जा रहा है यहाँ से साउथ से नॉर्थ, राइट, और इसके ऊपर ये एक पर्सन है, मान लेते हैं ऐसे स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, स्विमिंग कर रहा है, ये स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी और जो स्विमिंग करने वाला स्विमर है उसका फेस की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ये देखें नॉर्थ की तरफ है, तो उसका लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में टर्न करेगा, क्लियर। तो इससे हम इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन निकालने का सबसे अच्छा मेथड था, इन्होंने दिया था एम्पेयर स्विमिंग रूल, जिसको हमने डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बोला था स्नो। इस वर्ड से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, इफ वी इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स नीडल, इस तरफ, ठीक है, सो दैट द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीव्स एट इट्स हेड, यानी करंट उसके पैरों की तरफ से जा रहा है और सर से निकल जा रहा है। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ये वाला, विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन, क्लियर। तो यहाँ हो गया अपना एम्पेयर्स रूल कंप्लीट। तो बेसिकली क्या था कि जो हांस क्रिश्चियन ओस्टिड था वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया और उस चीज को एक्सप्लेन करने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे। उसके बाद फिर बाद में जो भी आए उन्होंने फिर इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, ठीक है। इन्होंने सिर्फ रिलेशन बनाया, बाकी सब कैलकुलेट करने लगे कि कितना करंट किस टाइप के कंडक्टर से, सॉरी कितनी मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप के कंडक्टर से बनेगी। तो उसके लिए अब हम आगे चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो रूल है इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, वो थे हमारे फर्स्ट जो लॉ है वो है बायोट-सावर्ट लॉ। अब बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो दो साइंटिस्ट के नाम पे था, दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जीन बैप्टिस्ट बायोट और सेकंड का नाम था फेलिक्स सावर्ट, इसलिए इनके बायोट और सावर्ट को लेके एक लॉ बनाया बायोट-सावर्ट लॉ। इन्होंने क्या दिया, ये लॉ इन्होंने भी 1820 में दिया था। इन्होंने एक्सप्रेशन बनाया मैग्नेटिक फील्ड एक करंट एलिमेंट के लिए। करंट एलिमेंट मतलब जैसे कि एक वायर है उसके अंदर जा रहा है, उस वायर में से एक एलिमेंट करंट एलिमेंट लिया तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उस चीज को सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले कह सकते हैं, या उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने वाले ये दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सावर्ट, ठीक है। अब ये लोग क्या कहता है, दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी करंट एलिमेंट के लिए, तो उस चीज को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले ये साइंटिस्ट बने। अब इसका अगर एक्सप्रेशन करें तो वो एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसको समझते हैं जरा। मान लेते हैं एक्स वाई, ये कंडक्टर है और ये करंट की डायरेक्शन है, क्लियर। ये कंडक्टर हो गया, ये करंट की डायरेक्शन हो गया। ये यहां से मैंने एक्सिस क्रिएट कर दी, कुछ भी नाम एक्सिस है सिंपल, ठीक है।
अब इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे पहले एक करंट एलिमेंट है ना, ये ले लिया है करंट एलिमेंट, ये हो गया करंट एलिमेंट डीएल लेंथ। इस करंट एलिमेंट की वजह से अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। तो वो पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट एलिमेंट की वजह से, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया वो है थीटा एंगल, थीटा एंगल पे रखा है। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ, इन्होंने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB at point P is, इन्होंने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है dB वेक्टर का, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्मॉल एलिमेंट में होगी dB वेक्टर, राइट। ठीक है, dB वेक्टर की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट पे वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, वो यहाँ पे हमारा 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट, डायरेक्टली proportional to current flowing through conductor। मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी करंट पे, कि कितना करंट इस कंडक्टर के अक्रॉस या कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट तो क्या कहा कि इस करंट एलिमेंट की लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, साइन थीटा। साइन थीटा यानी इसमें थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, है ना। डीएल और आर के बीच का जो एंगल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी डीएल, सॉरी एंगल है ना, डायरेक्ट साइन। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के, डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाएगी, है ना। तो क्या कहा था बायट-सावर्त लॉ ने कि इस कंडक्टर का जो करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा फर्स्ट करंट पे, सेकंड इसकी लेंथ पे, तीसरा साइन ऑफ एंगल, और चौथा इस आर के स्क्वायर पे। क्लियर। अब इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो वो कांस्टेंट अपने पास यहाँ लग गया, मान लेते हैं वो कांस्टेंट है k, वेयर k इज
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके लिए, वो भी फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, के हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के की वैल्यू जो थी वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर, और जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर इनवर्स और टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर, तो ये होगा इसकी होगी टेस्ला से मीटर से, देखिए ऐसा यूनिट निकालिए तो टेस्ला आ इधर जाएगा तो एम्पियर नीचे, डीएल से ये कट जाएगा, मीटर ऊपर और एम्पियर इनवर्स। ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, जहां से म्यू नॉट, अगर म्यू नॉट अपॉन 4, अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालूं, ये म्यू नॉट है क्या यहाँ पे, तो पहले बताते हैं। ये हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसा हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो कुलम्स लॉ से, है ना, बेसिक लॉ वहां पे कुलम्स लॉ होता है, यहाँ पे बेसिक लॉ बाइट सबट लॉ। कुलम्स लॉ में वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे जो एप्सिलॉन नॉट था वो था परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी में परमिटिविटी, मैग्नेटिक फील्ड में परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, और जहां से म्यू नॉट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करते हैं के की जगह, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, ये आ गया अपने पास इसका फॉर्मूला। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसको r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और r से डिवाइड, तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हमने पढ़ा है कि ए बी साइन थीटा इक्वल टू होता है a क्रॉस b, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो db वेक्टर इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब, अपॉन में r क्यूब। क्लियर, इट मींस जो dl जो है वो r के साथ क्रॉस कर रहा है ना। अब आती है इसकी डायरेक्शन, चलिए अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे, तो इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा था क्लास 10th में। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ऐसे स्क्रू रख दिया इस पॉइंट पे, ये रख दिया स्क्रू इस पॉइंट पे। क्लियर, इस पॉइंट पे जब स्क्रू रखेंगे, क्योंकि हमें इस पे निकालना है, तो मानते इस पे रख दिया स्क्रू, और स्क्रू ये स्क्रू का है ना, ये वाला वो क्या हो गया, ये पॉइंटेड हेड वो हो गया, पार्ट हो गया, इसको ऐसे रखा, और डीएल को क्रॉस कर रहे हैं आर के साथ, डीएल को क्रॉस कर रहे हैं आर के साथ, ऐसे डीएल को आर के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन हो गई इनसाइड, वो भी कैसी, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, डायरेक्शन अगर करें तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब इससे कुछ केसेस ले लेते हैं, लाइक स्पेशल केसेस। फर्स्ट कैसा है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा अगर 0 जाता है, थीटा 0 का मतलब, थीटा 0 का मतलब क्या है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी की पॉइंट पे निकाल रहे हैं, यानी पी को हम ले आए उस वायर के ऊपर, है ना। तो साइन 0 होता है अपने पास, साइन 0 होता है 0, साइन 0 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई 0, थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, ये हो गया मिनिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर, एक और केस लेते हैं, सेकंड कि इफ
थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो डी भी कितना आ गया साइन 91, तो म्यू नॉट रह गया इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ये, जो कि होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, थीटा 0 पे मिनिमम, थीटा अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम। डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से, है ना, थंब रूल को भी यूज कर सकते हैं ऐसे क्रॉस करने में। ठीक है, स्क्रू नहीं आता समझ तो इसका भी यूज कर सकते हैं, बस इसको क्या मान लेंगे कि ये ऐसे क्रॉस कर रहा तो इस डायरेक्शन में, अगर ऐसे क्रॉस कर रहा होता तो बाहर की तरफ आ जाती। क्लियर, तो चलिए यहाँ हमारा बायट-सावर्ट लॉ हो गया कंप्लीट। अब बायट-सावर्ट लॉ जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बेसिक लॉ है हमारा कूलम्ब्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, कैलकुलेट करता है, और यहाँ पे जो है वो है हमारा बायट-सावर्ट लॉ बेसिक। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिसिमिलैरिटी है वो जरा फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम कूलम्ब्स लॉ एक तरफ कर लेते हैं। और एक तरफ मैंने लिख दिया यहाँ बायट-सावर्ट लॉ, राइट। अब कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो डी होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, ये होता है ना डी, कि यहाँ डी भी निकाल लेते हैं, यहाँ डी का दिया, और डी भी इक्वल्स टू आया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सिमिलर क्या क्या है, तो सबसे पहले सिमिलरिटी निकालेंगे। सबसे पहले देखिए एक सिमिलर दूर से दिखाई दे रहा, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मींस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट बोथ फील्ड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सेकंड, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेस आपको पता है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस ये दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, क्योंकि ये अगर चार्ज यहाँ है तो यहाँ तक। शॉर्ट रेंज फोर्सेस वो होती है जैसे जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के बीच में लगती है, तो उसके अलावा सारी फोर्सेस जो भी है बाहर लगती है वो सारी लॉन्ग रेंज फोर्सेस के अंदर आती है। और दोनों ही फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो हम क्या करेंगे हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सबका सम कर देते हैं। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी होता है। ये तो हो गया सिमिलैरिटीज। अगर डिसिमिलैरिटी की बात करें तो देखिए फर्स्ट डी क्यू आई, डी क्यू आई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, और चार्ज है एक स्केलर, और ये जो है आइडियल जो कि है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली सिमिलरिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर सोर्स से हो रही है जो कि है करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो हम ऐसे निकालते थे, ये सोर्स चार्ज होता था और यहाँ किसी पॉइंट पी पे हम निकालते थे आर वेक्टर में, तो अलोंग होता था हमेशा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ ये कैसे एक्ट कर रही है, अभी भी डायरेक्शन निकाली तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेन के, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर प्लेन के लिए। ठीक है, तीसरा ये एंगल पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये है एंगल पे डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला ही आया था आइडियल साइन थीटा, उसमें एंगल कहीं भी नहीं होता, तो ये एंगल पे इंडिपेंडेंट है, वो एंगल पे डिपेंडेंट है। क्लियर, चलिए अब कर लेते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन, जिससे कि ये थोड़ा और क्लियर होगा। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर is flowing from south to north in a straight wire. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast from the piece of the wire. ठीक है, तो ये है केस। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाना पड़ेगा साथ साथ। क्या कह रहा है देखिए, ये हो गया क्लियर। तो
करंट जो है 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ, ये हो रहा आई करंट। ठीक है, स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किससे, कि हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है किसकी, वायर की। इट मींस जो चीजें मिलती जा रही है वो लिख जाएंगे आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो लेंथ मतलब डीएल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, जो कि हो गया 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। उसके बाद निकालनी है हमें एक 1 सेंटीमीटर 1 मीटर दूर किसी पॉइंट पे, तो यहाँ से मान लेते हैं वो 1 मीटर दूर वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट P है जो कि हो गया 1 मीटर दूर। क्लियर। और नॉर्थ ईस्ट बोला है तो एंगल हो गया कितना 45। तो R की वैल्यू आ गई 1 मीटर। हाँ, पोजीशन वेक्टर आ गया 1 मीटर। एंगल की बात करें तो आ गया अपने पास 45 डिग्री। तो dB इक्वल्स टू होता है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, आई की वैल्यू है 5, dl की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2, ये हो गया साइन 45। आर आ गया अपने पास 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 1 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, सॉरी 7 नहीं माइनस 7, और ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो गया 1 बाय रूट 2। 45 रूट 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, रूट 2 से कर दिया डिवाइड, तो रूट 2 हो गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू होती है 1.41, मल्टीप्लाई कर देते हैं 41 और 25 5 20 5 1 5 7 2 8 2 5 2 5 3। तो आंसर आ रहा है अपने पास 3.525 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 टेस्ला। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना an element dl vector equals to dx I cap where dx equals to 1 centimeter is placed at the origin and carries a large current I equals to 10 ampere. What is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.1 meter? चलिए ये क्वेश्चन कुछ तो ये है अपने पास x डैश y। क्लियर। ओरिजिन पर ओरिजिन से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसके अंदर करंट जा रहा है 10 एम्पियर, ये आई करंट जा रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर जा रहा है। एक क्या है dl इक्वल्स टू dx है, यहाँ पे dx इक्वल्स टू है अपने पास, तो ये करंट एलिमेंट है जो कि कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये रहा करंट एलिमेंट, ठीक है, ये करंट एलिमेंट हो गया, ठीक है, जो कि जिसके पास कितना करंट जा रहा है, मैंने करंट जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 0.5 मीटर पर किसी पॉइंट P पर, ऐसे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल तो अपने पास आ गया 90, आई मिल गया, थीटा मिल गया 90, थीटा की तो जरूरत भी नहीं है वैसे भी यहाँ, क्योंकि सारा वेक्टर की टर्म में है, और dx की वैल्यू अपने को 1 मीटर दे दिया, r दे दिया है 0.5 मीटर, राइट, इतनी दूरी पे हमें निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, क्या बोला है कि जो अपना करंट एलिमेंट है उसको ऐसे रख दिया ओरिजिन पे, और उस ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग हमें क्या निकालना है, P पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी डिस्टेंस 0.5 मीटर पर। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि dB इक्वल्स टू होता है वेक्टर में, इसलिए क्योंकि सारा वेक्टर में दे रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस
आर, राइट, अपॉन में क्या आएगा आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर। क्लियर। अब आर वेक्टर की बात करें तो आर कितना 0.5, ठीक है, ये हो गया 0.5। डीएल किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए डीएल दे रखा है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये अपना डीएल हो गया है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। चलिए, और इसकी वैल्यू अपने को दे भी रखी है डी एक्स आई, ये रहा, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। आई की वैल्यू अपने पास आ गई 10, डीएल की वैल्यू है डी एक्स आई कैप। क्लियर। अब आर की वैल्यू देखेंगे तो आर वेक्टर जो है वो हमारा 0.5 और जे डायरेक्शन के अलोंग, यानी वाई एक्सिस के अलोंग, तो जे कैप हो गया, नीचे हमने ले लिया 0.5 का क्यूब। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। चलिए, अब देखिए आई क्रॉस जे होता है अपना के कैप, तो यहां से आ गया के कैप, बाकी सबको हम कर देंगे सॉल्व। 10 ये हो गया 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, dx की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ बच गया 0.5 और ये आ गया के कैप, अपॉन में आ गया 3 बार 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इससे एक ये कैंसिल। क्लियर। अब यहाँ आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ गया 10⁻⁻8 इंटू के कैप, नीचे आ रहा है 25, घटेगा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। क्लियर। ऊपर जाएगा 100 तो 4 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 100, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻8, ये आ गया टेस्ला के कैप। अब के कैप क्या बता रहा है कि z एक्सिस, मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव z एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, an element delta L equals to delta XI is placed at the origin as shown in figure and carries a current I equals to 2 ampere. Right. Find out the magnetic field at point P on y axis at a distance of 1 meter due to the element delta x equals to omega centimeter also gives the direction of the field produced. Same question है ना, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज कर दी और कुछ वैल्यूज इसमें वेरिएबल की टर्म में दे दिया, सब कुछ सेम है। फिर से वही फॉर्मूला, डी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। ये आ गया देखिए 10⁻⁻7, आई की वैल्यू अपने को दे रखी है 2, डीएल की वैल्यू दे रखी है डेल्टा एक्स आई कैप, आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 मीटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा तो भाई 1 इंटू जे कैप अपॉन में 1 का क्यूब, तो ये तो खत्म। ऊपर वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है तो ओमेगा, सेंटीमीटर है तो माइनस, आई क्रॉस जे होता है के कैप, राइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ ही चुका अपने पास, तो 2 इंटू 10⁹ ओमेगा के कैप अगेन जेड एक्सिस जो अभी बताया था पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्वेश्चन सेम है, बस एक टर्म वेरिएबल, अगर ओमेगा की वैल्यू और दे रखी होती तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको जानबूझ के कई बार ऐसे कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन के टर्म में दे सकते हैं, करंट आई बोल देगा तो यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आर हो सकता है और ये ओमेगा, और इनको भी और चाहे तो और कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, तो उसकी टर्म में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, राइट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लेके जाते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ आ गया, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, है ना, कह रहा है इसके पास करंट आई है। अब हमने क्या करा, देखिए
बेसिकली ये तो है इसका सेंटर कहीं, हम इसके सेंटर से ऊपर या नीचे कहीं भी ले लीजिए, मैंने एक पोजीशन ले ली ये, ठीक है। इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये मान लेते हैं पॉइंट C, क्लियर। इस पॉइंट P से निकालनी है, तो यहां से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल आएगा अलग, यहाँ से कुछ अलग एंगल आ रहा है, ये हो रहा है। मान लेते हैं कि ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये है अपने पास phi 1 और ये है phi 2 और ये डिस्टेंस ले लिया a, क्लियर, a डिस्टेंस। अब अपने क्या करा इस कंडक्टर में, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये बायट सावर्ट लॉ का है, तो इस पे हमने क्या करा, एक यहाँ पे ये करंट एलिमेंट ले लिया, राइट, ये डीएल एलिमेंट ले लिया जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, एल लेंथ पर है इसका, ठीक है। और इस क्या हो गया ये डीएल, और ये हो गया अपना डीएल। अब ये जो डीएल जो है इसकी वजह से हमें कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे, राइट। यहाँ ये एंगल बना रहा है थीटा, और यहाँ इसके साथ जो ये एंगल बना है ये बना है फाई, और पोजीशन वेक्टर तो अपना पता ही है आर्क वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें निकालना है। चलिए अब कैसे करेंगे, तो बायट सावर्ट लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट क्या कहता है वो, डी बी इक्वल्स टू आई डी एल, सॉरी म्यू नॉट रह गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब आई अपने पास है, अब यहाँ पे एक दो चीजें निकालनी है, डीएल नहीं है तो डीएल निकालेंगे, डीएल की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, राइट। तो ये सारी वैल्यू करते हैं कैलकुलेट। अब ध्यान से देखिए, मैं ले रहा हूं ट्राइंगल POC, ट्राइंगल P इसे ले लेते हैं O, ये हो गया C। POC में देखिए ये और ये है फाई, ये एंगल है 90, तो थीटा प्लस फाई जो है वो 90 के बराबर है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है 90 माइनस फाइव, और अपने को क्या चाहिए साइन थीटा, तो दोनों तरफ साइन लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव, तो साइन 90 माइनस फाइव इक्वल्स टू आ गया कॉस फाइव, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास कॉस फाइव, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई कॉस फाइव। अब कॉस फाइव की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस फाइव अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये है देखें फाइव के सामने वाला परपेंडिकुलर, और cos फाइव इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया a और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए a स्क्वायर है ना, सॉरी ये r है, a बाय r, क्लियर, a बाय r आ गई cos फाइव की वैल्यू, और अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि अपने को r भी चाहिए यहाँ पे, वो आ जाएगा a अपॉन में cos फाइव, cos फाइव आ गया, r आ गया अपने पास। अब आती है बात dl की, अब dl से पहले हमें निकालना है लेंथ, क्योंकि dl जो है लेंथ किस, इसी ट्राइंगल में देखिए किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है ये परपेंडिकुलर और इसकी कंपैरिजन में, तो हम यूज करते हैं tan फाइव, तो p बाई बी कह रहा है ये हमारे l बाय a, तो l इक्वल्स टू आ गया a tan फाइव, ठीक है। अब l को dl में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कर देते हैं डिफरेंशिएशन फाइव के रिस्पेक्ट में, तो ये तो a और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर फाइव, तो dl आ गया अपने पास a sec स्क्वायर फाइव d फाइव, क्लियर। अब देखिए dl मिल गया, r मिल गया और साइन थीटा मिल गया, सब कुछ अपने को मिल गया है ना, dl मिल गया, r मिल गया। चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू करें, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है अपने पास, dv म्यू नॉट
4 पाई आई। dl की वैल्यू है a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आई थी cos फाई। चलिए, और रह गया r की वैल्यू है a बाय cos, यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई ऊपर जाएगा तो db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a sec स्क्वायर फाई cos फाई डी फाई, ये आ गया cos स्क्वायर फाई और अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए sec स्क्वायर फाई cos स्क्वायर फाई कट गया, a से स्क्वायर कैंसिल, तो db अपने पास यहाँ पे सिर्फ बचा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए cos फाई और डी फाई, सिर्फ इतना बचा है म्यू नॉट, सॉरी db, ये आया db dl की वजह से, और हमें क्या निकालना है पूरी लेंथ की वजह से। पूरी लेंथ की वजह से निकालेंगे तो क्या करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। अब एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, एंगल देखिए φ1 से जा रहा है φ2 की तरफ, तो φ1 ये हो गया माइनस φ1 और ऊपर हो गया प्लस φ2। तो अब निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, पॉइंट P पर, एट पॉइंट P, तो क्या होगा वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने का पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ गया बाहर, आई बाई ए आ गया बाहर, अंदर बच गया है cos फाई और ये बच गया डी फाई विद रिस्पेक्ट टू माइनस φ1 टू φ2, ठीक है। एंगल आपको पता ही है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है। cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई ठीक है। अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक बार अपर लिमिट माइनस और एक बार लोअर लिमिट। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, जो कि हो जाएगा ये बीच में प्लस, तो आगे फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए साइन φ2 प्लस साइन φ1, ठीक है। अब इसको अरेंज कर देते हैं बस, तो b इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। क्लियर, एक बार दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे ये डायग्राम था अपना, इसमें हमने P पॉइंट पे कंसीडर किया, यहाँ से मान लिया कि वो φ1 बना रहा है, ऊपर से बना रहा है φ2, क्योंकि दोनों का अलग अलग डिस्टेंस पे हमने रखा था, सेंटर पे नहीं लिया पॉइंट P, ठीक है। अब जो पॉइंट P था वो इस कंडक्टर के सेंटर से नहीं लिया था हमने, इसलिए एंगल वेरी कर रहे थे। फिर हमने एक dl एलिमेंट लेट किया जो कि l डिस्टेंस पे था यहाँ से। क्लियर, तो बस बाकी फिर हमने बाइट सा वर्ड लगाया, उसके लिए जो चीजें जरूरत थी हमें वो क्वांटिटीज हमने निकाली और वैल्यूज को पुट कर दी, बाकी सारा अपना सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होके ये कॉन्सेप्ट अपना बन गया यहाँ पे। अब इसमें कुछ करते हैं केसेस। तो फर्स्ट है, मान लेते हैं कि कंडक्टर जो है कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का हो गया है, नाइट लेंथ एंड पॉइंट P lies near center of conductor। पॉइंट P को हम उठा के ले आए इसके सेंटर की तरफ, समझ में, यानी ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, उस पॉइंट P को ये जो है बिल्कुल सेंटर के पास में आ गया। सेंटर के पास में आएगा तो क्या होगा, तो साइन जो φ1 है और जो φ2 है दोनों हो जाएंगे 90। कुछ इसे ऐसे मानते हैं, ये कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है, इसके पास आ गया ये पॉइंट P, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए अगर ये पॉइंट P यहाँ होता
तो यहाँ से एंगल देखिए ये होता कुछ, ठीक है। फिर ये यहाँ लेके आएंगे तो एंगल छोटा छोटा होता जा रहा है, तो जितना क्लोज लेके आएंगे एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये देखिए सीधा होता जा रहा है एंगल, बट यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा अप्रोक्स 90, तो 90 हो गया, तो डीबी की वैल्यू यानी बी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास म्यू नॉट ऑन 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90, 90 होता है अपने पास 1 प्लस 1 2, तो वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब इस पे एक और केस करते हैं सेम। अब क्या करते हैं एक्स वाई इनफाइनाइट लेंथ का ही होगा, बट पॉइंट पी को जो है हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ कहीं इसके क्लोज वाई पॉइंट के क्लोज ले जाएंगे एंड वाई के, ठीक है। सेकंड केस है अपने पास कि कंडक्टर जो है एक्स वाई जो है इज इनफाइनाइट लेंथ हो गया एंड पॉइंट P lies near and phi, तो जो phi देखिए इसमें से एक एंगल यानी phi 1 तो हो गया अपने पास 90 और phi 2 हो गया अपने पास 0, है ना, एक एंगल हो गया 90 एक 0 जगह, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई I बाय A साइन 90 प्लस साइन 0 होता है 0 साइन 91, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आई बाय ए। चलिए आप ले लेते हैं केस 3। अब कंडक्टर जो है फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ मान लेते हैं, वो लेंथ हम मान लेते हैं y, ठीक है। फाइनाइट लेंथ हो गया और लेंथ हमने ले लिया, सॉरी y कर रहा हूँ, कैपिटल L लेंथ ले लिया L, और पॉइंट P को हम ले आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मींस पॉइंट P जो है ऐसे लाई कर रहा है कि दोनों ही एंगल क्या हो रहे हैं अपने 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यानी इसका बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी बाइसेक्टर कर लेते हैं, इज बाइसेक्टर यानी दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है पॉइंट P, 90 वाले तो हो ही गए अपने पास, तो पॉइंट P क्या है इसका बाइसेक्टर हो गया। तो देखिए अब बाइसेक्टर में पहले तो ये देखते हैं B इक्वल्स टू हो गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I बाय A साइन 5 प्लस साइन 5, 5 क्या हो गया कि जब बाइसेक्टर होगा यानी सेंटर पे होगा तो 5 और 5 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार इक्वल, जो कि होगी 5, तो ये हो गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i हो गया, 2 साइन थीटा हो गया ना, तो ये हो गया साइन 5। अब पहले हम निकाल लेते हैं साइन 5 की वैल्यू। अब यार समझते हैं इसको डायग्राम को, ऐसे पॉइंट भी यहाँ लाई कर रहा है कहीं, ये लेंथ है पूरी L, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया अपना पास, ये एंगल 5 बन रहा है, ये भी एंगल 5 बन रहा है, ये हो गया L/2, ये हो गया A, ठीक है, L/2 और A। अब अपने पास देखिए साइन 5 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया L/2, हाइपोटेन्यूज हो गया L/2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और अंडर रूट, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो L/2 अपॉन में आ गया L स्क्वायर बाय में 4 प्लस A स्क्वायर, क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं L/2 अपॉन में L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, रूट से बाहर लेके आऊंगा तो ये आएगा नीचे, है ना, 4 बाहर ले आएंगे तो 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया L अपॉन में L स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो नया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई A, ये आ गया L और अपॉन में L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, तो ये नया मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो कैसे रखा होगा, इसका बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर मतलब ये सेंटर से दो इक्वल पार्ट में, क्लियर। चलिए
अब आता है कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो स्ट्रेट कंडक्टर की डायरेक्शन के लिए अपने कॉन्सेप्ट क्लास 10th में भी पढ़ा है, सेम वही दो कॉन्सेप्ट है अपने पास कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसे और इसके अंदर करंट जा रहा है, मान लेते हैं आई। तो इसके लिए दो रूल है, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, अब पहले राइट हैंड थंब रूल कर लेते हैं। तो कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, ये कंडक्टर जो पॉइंट दिख रहा है ये इसकी करंट की डायरेक्शन है, ऐसे पकड़ा राइट हैंड में। थंब डायरेक्शन, तो थंब जो है वो पॉइंटेड आउट हो रहा है, देखिए किसकी तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर है, जो उंगलियां मुड़ रही है हमारी, ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे, ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, राइट, देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। दूसरा है मैक्सवेल स्क्रू रूल, वही जैसे मैंने स्क्रू बताया, स्क्रू जो है जैसे रोटेट करता है तो स्क्रू को हम रखेंगे ऐसे, ये ऐसे मान लेते हैं स्क्रू है, इस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट हो, ये डायरेक्शन जो है इसकी स्क्रू की पॉइंटिंग वाली डायरेक्शन है ना, जिसकी तरफ ये पेनिट्रेट करता है, और जिस डायरेक्शन में इसको मूव कराएंगे वो डायरेक्शन जो है इसकी वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, दोनों सेम ही है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, नहीं होता तो हर बार स्क्रू नहीं होता पहले, तो इसी को हम बार बार यूज कर सकते हैं। कंडक्टर को स्ट्रेट मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी घूम रही होती है तो इसको हम मान लेते हैं करंट, फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही केसेस में कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेट फील्ड और करंट के बीच में हमेशा जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब करते हैं इन पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं ये इसको और ज्यादा क्लेरिफाई कर देंगे टॉपिक्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, obtain an expression for the magnetic field at the center of coil bent in the form of square of side to a carrying current I। देखिए क्या कह रहा है, ये एक स्क्वायर है ना, ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी साइड है 2a, तो इसके सेंटर पे हमें क्या बनाना है, निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला बनाना है। तो सेंटर बनाते हैं पहले, तो इसका ये हो गया इसका सेंटर, राइट, ये हो गया सेंटर। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, 2a, करंट जा रहा है इसमें I, ठीक है, करंट आई जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी, किसी भी डायरेक्शन में कर देते हैं, सी डी या ए बी ऐसे कर देते हैं, इसको सीक्वेंस में रहेंगे, करंट की डायरेक्शन में करते हैं इसको। तो ए बी सी डी, ठीक है। अब सेंटर ओ पे निकालनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर ओ पे, ये चार साइड की वजह से हो रही है, तो पहले हम निकालेंगे एक साइड की वजह से। तो इसको जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा देते हैं। देखिए ये ऐसे निकलेगा, राइट, यहां से। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। देखिए ये हो गया ए, ठीक है, ये भी हो गया ए, क्लियर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए परपेंडिकुलर, तो ये भी हो गया ए डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आती है एंगल, ये 90 डिग्री होता है, ये हुआ 45, 90 तो ये बच गया 45, 45, क्लियर। तो हम पहले निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, साइड ले लेते हैं हम ए बी एट पॉइंट ओ पे। तो फॉर्मूला क्या बनता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, ठीक है। फिर आता है साइन 45 प्लस साइन 45, 5 1 प्लस 5 2, ठीक है, वो आ गया 45 और 45, क्लियर है। अब देखिए आई तो आई हो गया, डिस्टेंस भी ए है अपने पास, वो तो ऐसे जैसे रहेगा, करंट आई जा रहा है, 45 45 को पुट करते हैं, ये B1 मान लेते हैं। तो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, ये आ गया 1/√2 प्लस 1/√2, जो कि हो गया 2/√2, तो म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई बाई ए 2 बाई रूट 2। सिंप्लीफाई इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो इससे ये खत्म। ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 2 आई बाई ए। ठीक है, ये आ गया B1। ये आ गया एक साइड की वजह से। चार साइड की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, हम इसको क्या कर देंगे, इसके वजह से भी ये आई है तो इसकी सेम इससे आएगी, सेम इससे, सेम इससे, है ना। और पहले इससे निकाल लेते हैं इसकी डायरेक्शन। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, इनवर्ड, है ना। अब बात करते हैं इससे, ये रखा थंब इनवर्ड, इसमें ये रखा थंब इनवर्ड, ये रखा थंब, हर बार इनवर्ड आएगी तो नेट भी क्या आने वाली है अपनी, इनवर्ड, है ना। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो B है वो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ V1, 4 टाइम्स ऑफ V1। क्यों, क्योंकि चार साइड्स अपने पास, बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 रूट 2 आई बाई ए। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनवर्ड, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, 4 से 4 को कट कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन पाई बच जाएगा रूट 2 एज इट इज। तो ये हो गया आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इज फ्लोइंग, राइट, is flowing in the sides of an equilateral triangle of side 4.5 into 10 to the power -2 meter. Find the magnetic field at the centroid of the triangle. Okay, ये रहा एक ट्रायंगल। ठीक है, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसके सेंट्रोइड पे मैग्नेटिक फील्ड, जिसपे करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। तो पहले सेंट्रोइड बनाते हैं इसके, सॉरी यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से डालेंगे और यहाँ से डालेंगे, राइट। इसको नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ए बी और सी। इस पॉइंट ओ पे निकालना है। ठीक है, अब जरा वैल्यू निकालते हैं इसकी। लेंथ कितनी दे रखी है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये अपने को लेंथ मिल गई है इसकी। करंट किसी भी डायरेक्शन में ले लेते हैं, आई करंट आ रहा है। ठीक है, पहले एक साइड की वजह से निकालते हैं इसके सेंटर पे। तो क्या क्या चीज चाहिए होता है हमें, एक तो ये चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालेंगे अभी, रुकिए। अब बात आती है इस एंगल की, राइट। ये एंगल है पूरा 60, बाइसेक्टर हुआ था 30। इसको देखना, 30 और 30 ये हो गया 60, तो पूरा हो गया 120, जिसमें से ये बच गया 60 और ये बच गया 60। ठीक है, तो इस साइड्स के लिए निकालेंगे, यानी AB के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB एट पॉइंट O। ठीक है, O पे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला अपने पास पता ही है, B1 मान लेते हैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आ गया फॉर्मूला। तो φ1 φ2 आ गया 60। ठीक है, आई अपने को दे रखा है, अब रह गया अपने पास A। अब A कैसे निकालेंगे वो जरा हम यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। चलिए करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इसकी हेल्प से, ये अपने को दे रखा है, तो ऐसा करते हैं, पहले ना वैल्यूज नहीं पुट करते हैं, ऐसे निकाल देते हैं इसको, लास्ट में पुट करके देखते हैं क्या आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ठीक है, अब ऐसे पुट कर रहे हैं, और ये हो गया साइन 45, सॉरी कितना, 60, साइन 60 प्लस साइन
60, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए रूट 3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, तो ये हो गया 2√3/2, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए 2√3/2, ये कट गया है ना, तो ये आ गया √3, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए √3। डायरेक्शन की बात करें तो वो इनवर्स ही आएगी, है ना, इनवर्स होगा, चलो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया B1। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हो जाएगा B = 3 टाइम्स ऑफ B1, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए ठीक है, अब 3 टाइम्स हो जाएगा B1। अब रह गया A की वैल्यू, क्लियर। अब A की वैल्यू क्या आएगी उसको निकालते हैं। देखिए ये है अपना पूरा लेंथ L, है ना, तो ये हो जाएगा L/2, जरा समझते हैं इसको, ये L/2 हो गया क्योंकि पूरा L माना हमने लेंथ इसकी, और ये निकालना है हमें इस A की वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, देखिए tan 60 = होता है हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये tan 60 = होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, और परपेंडिकुलर है अपने पास L/2, और बेस हो गया A, राइट। यहां से अगर A की वैल्यू निकालेंगे हम तो वो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan 60 होता है 0 1/√3 1√3, तो L/2A, A कितना आ गया, A = आ गया L/2 √3, ये लो, ये तो और इजी हो गया, √3 से √3 कट जाएगा अपना। अब यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, तो B = देखिए क्या हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 3 टाइम्स, पहले तो 3, B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय A, है ना, और A की वैल्यू है अपने पास L/2 √3, तो 2√3 ऊपर चला गया, ऊपर ऑलरेडी एक बार √3 है इंटू √3। चलिए सब कुछ तो हो गया खत्म, अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू -7, आई की वैल्यू है 1 2 √3 हो गया 3, नीचे आ गया L की वैल्यू है 4.5 10 की पावर -2, ठीक है, पॉइंट हटा दूंगा मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 10, ये गया इस पे 3 के टेबल में 15 पर, ये 3 के टेबल में गया 5 पर, ये गया 2 पर, 2 2, ये आ गया 4, राइट। 10 की पावर -7 और -2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की पावर -5 टेस्ला आंसर आ गया अपना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है, 2 semi infinitely long straight current carrying conductors are held in the form as shown in the figure. One common end of them are at the origin. If both the conductors carry same current I, find the value of magnetic field induction at a point AB. तो ये दो सेमी इनफाइनाइटली, सेमी इनफाइनाइटली का मतलब हो गया एक तरफ से तो ये एंड जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, और दूसरी तरफ इनका फाइनाइट एंड है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइटली दे दिया, दोनों किसी पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उस O ओरिजिन से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसके कोऑर्डिनेट डायग्राम में सब कुछ दे रखा है अपने को। अब पहले तो हमें इससे निकालते हैं, है ना, तो हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, फील्ड, इसको ले लेते हैं कंडक्टर 1, इसको कंडक्टर 2, ड्यू टू कंडक्टर 1, तो क्या होगा, देखिए B1 मान लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, उसके बाद आता है I, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस आ गया, ये आ गया B, ठीक है, देखिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B, उसके बाद आता है साइन, तो साइन θ1, यहाँ θ1 दे रखा है 1 प्लस साइन
थीटा 2 साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 की बात करूं तो ये रहा साइन थीटा 1 डायरेक्ट दे रखा है। साइन थीटा 2 यहाँ से, क्योंकि ये क्या है इनफाइनाइटली, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो अपने पास आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई बी, ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस में साइन 90। ये 90 समझ में आया। ये देखिए साइन थीटा 2 यहाँ से इनफाइनाइटली है, वायर अपने पास सेमी इनफाइनाइटली है, ऊपर से तो इनफाइनाइटली जा रही है, तो ये हो जाएगा अपना 90। ठीक है, ये एंगल बन रहा है 90 इसके साथ, क्योंकि हमें इसके साथ निकालना है, तो ये हो गया 90। अब रह गया साइन थीटा 1 की वैल्यू। अब साइन थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, इतना है ये ए, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई बी। ठीक है, ये आ रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया अपने पास ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 1, तो ये आ गया b1। अब बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन देखिए इनवर्स, है ना, अंदर की तरफ, तो इनवर्स। देखिए ये रहा कंडक्टर और ये करंट की डायरेक्शन, ये रहा मैग्नेटिक इनवर्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड की वजह से सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2, क्या होगा, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से क्या है a, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था b, है ना, तो यहाँ पे आ गया आई बाई ए। एंगल ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा 2 और ये हो जाएगा साइन 90। साइन थीटा 1 हो गया 90 और इस बार साइन थीटा 2। और साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो इस बार देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी b बाय हाइपोटेन्यूज सेम, बस सब कुछ सेम होगा, यहाँ ए आया था इसकी जगह आ जाएगा b, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। इसकी भी डायरेक्शन कैसी आ रही है, इनवर्स, क्योंकि ये कंडक्टर करंट की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों ही इनवर्स है तो इट मींस क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ रही है, तो दोनों नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ऐड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे, ठीक है, तो क्या होगा B इक्वल्स टू B1 प्लस B2, तो B1 है अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई बी था, ठीक है, आई बाई बी, और यहाँ पे था A, उसमें हो जाएगा B, A अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट में प्लस में 1, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में A बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखें तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई कॉमन आ रहा है सबके पास, है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई यहाँ कॉमन ले लिया, आई कॉमन ले लिया। अब b को अंदर ले जाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, चलिए b बाई ए यार ये a बाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई बी, ठीक है, इसको भी अंदर लेके गए, प्लस b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए। चलिए अब इन दोनों में देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो रूट में है ये कॉमन आ गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो हमने पहले यहाँ ले लिया 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया ए बाई बी और यहाँ बच गया बी बाई ए, और इधर बच गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब इनको, ठीक है। ये ए इसके नीचे, चलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो क्या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है क्या ए बी, बी से बी डिवाइड हो गया तो ए स्क्वायर, यहाँ आ गया बी स्क्वायर। चलिए यहाँ भी ए बी तो ये आ गया ए प्लस बी आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये पूरा इसके पावर से कटेगा नहीं, ये इसके साथ सिंप्लीफाई होगा। अब सिंप्लीफाई होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितनी हो जाएगी 1/2, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, इधर बच गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट में, नीचे बच गया ए बी और इधर बच गया ए प्लस बी और अपॉन में ए बी। चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी को कॉमन ले लेंगे दोनों के नीचे, 4 पाई आ गया आई अपॉन में ए बी और यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट और प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर। और डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्स, क्योंकि टोटल कैसे हो रही थी, इनवर्स आ रही थी अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू इंसुलेटिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आर I1 I2 lie mutually perpendicular to each other in the same plane as shown in figure, find the magnetic field at the point P। क्लियर। दो इंसुलेटिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है जिन पे करंट जा रहा है I1 और I2, ठीक है। दोनों कैसे कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो देखिए अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड पहले हम निकाल लेते हैं, ड्यू टू कंडक्टर, ये फर्स्ट, ये कंडक्टर 2, 1, तो इसके लिए हमने निकाला था B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई 2 I1। नहीं याद तो अभी दिखाते हैं, देखिए केस लिया था, ये रहा, जब दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, ये रहा, तो इससे हमने इसको करा था बेबी, ठीक है। टू I1 और नीचे क्या आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है A, ठीक है। अब आ जाती है इसकी डायरेक्शन, ये रहा करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ यानी इनवर्ड, ठीक है। अब इनवर्ड्स को ना हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने आउटवर्ड को बताया था तो बता देता हूँ, इनवर्ड के लिए डॉट यूज करते हैं और आउटवर्ड के लिए क्रॉस यूज करते हैं, अगर कहीं होगा तो हम उसको यूज करेंगे। अब सेकंड कंडक्टर के लिए निकालते हैं, सिमिलरली B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 I2। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है B। चलिए अब आती है डायरेक्शन, ये रही करंट और ये रहा पॉइंट P, ये हो गया आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस और आउटवर्ड के लिए यूज करते हैं डॉट, ठीक है। इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट, हो गया, दो इक्वेशन बन गई। अब प्लस माइनस तो करना है, ये पता चल गया कि माइनस होगा, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, तो नेट जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, है ना। अब कैंसिल आउट करने के बाद देखिए इक्वल तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो पता कैसे चलेगा, तो देखिए करंट से भी हम पता ही नहीं चल रहा कि करंट किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अगर डिस्टेंस की बात करें A और B,
तो ये बी है और ये ए है, साफ दिखाई दे रहा है जो ए है वो बी से ज्यादा है। ए बी से ज्यादा है तो जिसके डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो B1 जो है वो B2 से कम होगा। इन्वर्सली होता है ना दोनों, देखिए ये ज्यादा है तो ये कम है तो ये ज्यादा। तो नेट यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। तो B इक्वल्स हो जाएगा B2 माइनस B1। B2 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाय B माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाय A। क्लियर। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 तो आ गया बाहर कॉमन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 यहाँ बच गया I2 बाय B माइनस I1 बाय A। इससे ज्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, है ना, इससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं रहा कुछ भी। तो ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब आती है डायरेक्शन की, तो ये ज्यादा है, आउटवर्ड वाली ज्यादा है, इनवर्ड वाली कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ A, breadth B, ठीक है, कैरिंग करंट I as shown in figure, find the magnetic field induction at the center O of the loop। ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, ठीक है, ये करंट जा रहा है ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। अब किसी भी एक से निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम बाकी निकालेंगे। अगर हम बात करें PQ की, अब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, ये जो होता है यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट, यहाँ पे जो है बाइसेक्ट नहीं करते हैं इनको, है ना। तो अगर ये एंगल मैं अल्फा लेता हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बीटा। ये अल्फा होगा तो ये भी कैसा होगा, अल्फा, सॉरी अल्फा, और ये हो गया बीटा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो ये पूरा बी है तो ये हो गया B/2 और ये तो पूरा ए है। तो हम पहले PQ के लिए निकालते हैं, PQ, ठीक है। और अपने को एंगल चाहिए ये। अब देखिए ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, है ना। तो चलिए हो गया, तो B1 हम निकाल रहे हैं, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय में, अगर बात करें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया B/2 साइन क्या आ रहा है 90 माइनस अल्फा प्लस साइन 90 माइनस अल्फा। ये कैसे आया, देखिए ये एंगल अगर 30 होगा, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया 90 माइनस 30, है ना ये। तो उसी हिसाब से हमने कर दिया, तो बस हो गया 90 माइनस अल्फा 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, कॉस थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय बी, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, जो कि हो गया 2 कॉस अल्फा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय बी हो गया 2 कॉस अल्फा, दैट इज 4, है ना। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4I बाई बी कॉस। अब कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल PQS, ये रहा कॉस अल्फा इसके अंदर आ रहा है। कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है B/H, राइट। ये हो गया परपेंडिकुलर, हट गया, B हो गया ये, इट मींस A, और H की अगर बात करें ये हो गया H, जो कि हो गया A² प्लस B² का रूट, तो A² प्लस B², इसको यहाँ पुट करते हैं, तो B1 आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4I अपॉन में B, A अपॉन में अंडर रूट A² प्लस B²। अब जो PQ की वजह से आया है वही इसकी वजह से होगा, ध्यान से देखते हैं, PQ की वजह से आया है, ये इसकी वजह से होगा, है ना। ये रहा देखिए PQ और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड हो गया मैग्नेट, ये हो गया थर्ड। तो B1 इक्वल्स टू B2, B2 किसके लिए हो गया RS, B1 इक्वल्स टू B2। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए ये अंदर
अब देखिए डायरेक्शन ये हो गया डाउनवर्ड, इस केस में भी क्या हो गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, दोनों की होगी डाउनवर्ड। इट मींस ये ऐड होने वाले। अब सिमिलरली हम निकाल लेते हैं ये क्यू आर के लिए, जो कि हो जाएगा हमारा B2, तो म्यू नॉट 4 पाई आई बाय, अब आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a/2। अब यहाँ पे बीटा है तो ये भी क्या होगा बीटा, ये आंसर एंगल रहेगा साइन 90 माइनस बीटा, ये हो गया साइन 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो B2 अपने पास आ गया सिंपल सा, देखो वही 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, जैसे वहां क्या था cos अल्फा तो क्या हो जाएगा cos बीटा 2 cos बीटा, डायरेक्ट करते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा 2i बाई में a इंटू 2 cos बीटा, जो कि हो गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i बाय a cos बीटा, ठीक। अब फिर से अब cos बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं QRS cos बीटा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज पर हो जाएगा b बाय, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i बाय a b अपॉन में, ठीक है वो a अपॉन में था, ये हो जाएगा b अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर B2, और जो B2 होगा वही B4 होगा, राइट। और इसकी भी क्या आ रही है देखिए, यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड, अगेन डाउनवर्ड। चलो इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि चारों मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो जो नेट निकलेगी उन सबके सम के जैसे निकलने वाली है, ठीक है। तो नेट निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस और B4। अब B1 और B2 इक्वल है तो ये हो जाएगा 2B1 और ये हो जाएगा 2B3, राइट, 2B1 प्लस 2B3, क्लियर है ना यहाँ तक। तो B1 की वैल्यू अगर देखें तो वो आई थी ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i अपॉन में b और a अपॉन में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i बाई b और a अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो गया 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखिए यही था ना वैल्यू, ये रही 4i बाई b, और इसका देखिए इसको 4i अपॉन में a हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे a हो जाएगा वहां b हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई a और b बाय, अब इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों के पास है, 2i दोनों के पास है, ये दोनों के पास है, तो क्या बच गया 2 2 हो गया 4, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ आ गया a और यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया b और यहाँ बच गया a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i बाय में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया a b से b डिवाइड, तो ऊपर जाके हो गया ये a स्क्वायर और ये तो बच गया b स्क्वायर। अब फिर से वही सिंप्लीफाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, तो पावर ऊपर क्या बचेगी 1/2, आंसर आ गया अपने पास। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i, ठीक है, नीचे बच गया ए बी और ऊपर चला गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड, क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बायट सावर्ट लॉ और उसका एक एप्लीकेशन जो है स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, ठीक है। इससे आगे के टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस आगे के टॉपिक को जो भी नए टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।